नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संजिनी पांडे है और मैं मुंबई में बेस्ड गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इस चैनल को शुरू करने का मेन ऑब्जेक्टिव कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पर डिस्कशन करना है जो कि लेडीज को आमतौर से कॉमनली अफेक्ट करते हैं। तो आइए आज हम इसी सीरीज में अपना डिस्कशन वापस शुरू करें और जो आजकल हम डिस्कशन कर रहे हैं वो हमने एक श्रृंखला शुरू करी है जिसका नाम दिया है लेट्स टॉक पीरियड्स। तो फर्स्ट सेशन में यानी पार्ट 1 में हमने देखा कि हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के क्या चिन्ह हैं, क्या साइंस हैं एंड लेडीज कैसे इस बात का पता कर सकती हैं कि वाकई में उनकी ब्लीडिंग या जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो हेवी है। आज जो सेकंड फेज है या सेकंड सीरीज जो इसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, आज हम देखेंगे कि क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से हेवी पीरियड्स होते हैं और जब एक लेडी को इनमें से कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए क्या क्या टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं और जब वो एक डॉक्टर के पास जाएगी या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएगी तो क्या टेस्ट होंगे और टेस्ट्स के बेसिस पर जो डायग्नोसिस निकलेगी उसका एक रूटीन बेसिस पर उसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं लेट्स टॉक पीरियड पार्ट 2 एंड आज का जो टाइटल है वो है कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, यानी कारण क्या है एक अत्यधिक या एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के। तो सबसे पहले ये बता दूं कि जो ये टर्म है या जो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है इसमें बेसिकली 3 टाइप के कॉजेज आते हैं। हम इसको डिवाइड करते हैं हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी कोई भी कारण से जब ब्लीडिंग अत्यधिक हो, हेवी हो। दूसरा हम इसको डिवाइड करते हैं इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी ब्लीडिंग पीरियड के टाइम पर तो आता है पर बिटवीन 2 पीरियड्स भी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग अगर किसी लेडी को होती है तो हम उसको बोलते हैं इंटरमेंस्ट्रुअल यानी 2 पीरियड्स के बीच के टाइम पर वापस ब्लीडिंग आना यानी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो ये भी एक तरह का एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है। तीसरे तरह का एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होता है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग यानी मेनोपॉज होने के बाद यदि कोई लेडी नोटिस करती है कि उसको वापस ब्लीडिंग हुई तो इसे हम स्पेशल कैटेगरी में डालते हैं जिसे हम कहते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। तो सिंपल तरीके से अगर समझा जाए एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग यानी जो ब्लीडिंग नॉर्मल नहीं है, जो किसी डिजीज प्रोसेस की वजह से है, उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जस्ट हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी पीरियड आ रहा है टाइम पर और पीरियड की ब्लीडिंग बहुत हैवी है। दूसरा पार्ट इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी पीरियड अपने टाइम पर आता है लेकिन बीच में भी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग नोटिस होती है। तीसरा पार्ट पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, ये उस कैटेगरी ऑफ लेडीज के लिए है जो लोगों को मेनोपॉज आ गया है लेकिन वापस उन्होंने मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग नोटिस करी। तीनों ही एबनॉर्मल हैं, तीनों के लिए एक गायनेकोलॉजिस्ट का इंटरवेंशन या गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना जरूरी है और तीनों का इवैल्यूएशन यानी उनके लिए उनको आगे जांचें करनी जरूरी है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है उसके क्या क्या साधारण कारण होते हैं। तो हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत से कारणों से हो सकती है। हमने पिछले डिस्कशन में देखा कि एग्जैक्टली हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है क्या और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, कितना ब्लड लॉस नॉर्मल है, कितना ब्लड लॉस ज्यादा है, कितने पैड्स यूज करें तो पता चलेगा कि हाँ ये वाकई में ज्यादा है और क्या दूसरे साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं हेवी ब्लीडिंग के, ये सब हम देख चुके हैं। आइए आज डिस्कस करते हैं क्या कारण होते हैं हेवी मेंसेस के। तो पहला कारण होता है पॉलिप्स। पॉलिप्स का अर्थ होता है मस्से या अंदर की जो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो एक्सेसिवली ग्रो कर जाए और अंदर ही अंदर जो यूट्रस की लाइनिंग से ही एक पॉलिप या मस्से तरह की गांठ हैंग आउट करे, इसको हम पॉलिप बोलते हैं। पॉलिप्स की वजह से हेवी पीरियड्स आ सकते हैं
और इवन इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी नोटिस करी जा सकती है। कई बार मेनोपॉज के बाद अगर इनकी ग्रोथ हो जाए पॉलिप्स की, तो भी पोस्ट मेनोपॉज वाली लेडीज भी ब्लीडिंग नोटिस कर सकती हैं। तो पहला कारण है ऐसी कुछ ग्रोथ्स जिन्हें हम हमारी भाषा में मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पॉलिप्स कहते हैं। दूसरा कारण है एडेनोमायोसिस। एडेनोमायोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूट्रस का साइज बड़ा हो जाता है और कभी कभी ये जब यूट्रस इतना बड़ा हो जाता है कि ओवरऑल अंदर की सरफेस एरिया ज्यादा हो जाती है, तो लेडीज हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एक्सपीरियंस करती हैं। एडेनोमायोसिस पर बहुत डिटेल में आज डिस्कशन नहीं किया जाएगा। ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है, कई बार एक दूसरे रोग जिसे एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है उसके साथ ही एसोसिएटेड होती है, कई बार अकेले भी हो सकती है। इसमें टोटल यूट्रस का साइज बड़ा हो जाता है, यूट्रस ग्लोब्यूलर या गोलाकार में बड़ा हो जाता है और अंदर की सरफेस एरिया बढ़ जाती है। तीसरा कारण है फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स पे भी एक टोटल अलग डिस्कशन करा जा सकता है। आज के टॉक में सिर्फ हम कारण देख रहे हैं। तो फाइब्रॉइड्स, स्पेशली जो फाइब्रॉइड्स यूट्रस के अंदर की साइड पर ग्रो करते हैं और यूट्रस की जो कैविटी होती है उसको पुश करते हैं, जिन्हें हम सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स बोलते हैं, ये हेवी ब्लीडिंग स्पेशली कॉज कर सकते हैं। कई बार फाइब्रॉइड्स मल्टीपल होते हैं, बहुत सारे होते हैं, टोटल यूट्रस का साइज फाइब्रॉइड्स की वजह से बड़ा हो जाता है और इन जनरल हेवी ब्लीडिंग लेडीज एक्सपीरियंस करती हैं। एक बात और बता दूं, फाइब्रॉइड्स आर बाय फार द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। फिर चौथे कारण पर आते हैं। तो जो चौथा कारण है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है और वो है कि जो अंदर की लाइनिंग है यूट्रस की उसका एबनॉर्मल ग्रोथ। एबनॉर्मल ग्रोथ को मेडिकल लैंग्वेज में हाइपरप्लेजिया कहा जाता है और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया यानी जो यूट्रस की अंदर की जो लाइनिंग है या यूट्रस के अंदर का जो पर्दा है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आ जाएं उसके सेल्स में कि उसकी ग्रोथ एक्सेसिव हो जाए। ये ही आगे जाकर अगर एबनॉर्मेलिटी बढ़ जाती है तो कभी कभी यूट्रस का कैंसर या मैलिग्नेंसी जिसे कहते हैं वो भी हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की तरह से प्रेजेंट कर सकती है। फर्स्ट 4 कारण हमने देखे। ये कारण ऐसे कारण हैं जो यूट्रस के अंदर या यूट्रस की स्ट्रक्चर में चेंजेस कॉज करते हैं, इसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। अब नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ हेवी ब्लीडिंग पर आते हैं। तो ये कुछ फंक्शनल कारण है। फंक्शनल मतलब हमारी बॉडी की फंक्शन में कुछ चेंजेस ऐसे आते हैं जो ब्लीडिंग हेवी कॉज करते हैं। तो इसमें पहला कारण है कुछ ऐसे ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो किसी किसी की फैमिलीज में फॉर एग्जांपल रन करते हैं, जिनकी फैमिलीज में ब्लीडिंग होने की चांसेस, ब्लड में कुछ ऐसे कणों की प्रॉब्लम होती है जैसे प्लेटलेट्स जो ब्लड को क्लॉट करते हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, प्लेटलेट डिसफंक्शन बोला जाता है। ऐसे में जनरली भी ऐसी लेडीज को या ऐसी गर्ल्स को जैसे चोट लग जाए तो हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। चोट लगने में जनरली ब्लड में जो एक क्लॉट फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है वो पुअर होती है, तो इसको हम ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में डालते हैं। ऐसी लेडीज जनरली यंग एज में जब पीरियड्स शुरू होते हैं तो आती हैं हेवी ब्लीडिंग के कारण। इसके आगे देखते हैं कुछ ऐसे कारण जो हार्मोनल रीजन से ब्लीडिंग हैवी होती है। तो ये इसको हम कैटेगराइज करते हैं ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन, यानी ओव्यूलेशन जिसे अंड बीज जो हर महीने में एक फूटता है, जो एक ओव्यूलेशन होता है, उसका अगर बैलेंस खराब हो और साथ में हार्मोन्स की जो ये प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना। तो ये जो ओव्यूलेशन जब प्रॉपर नहीं होता, यानी अंड बीज जब एक रेगुलरिटी से नहीं फूटता, तब जनरली लेडीज को या तो डिले होकर पीरियड्स आते हैं, यानी 1.5 महीने में आएगा, 2 महीने में आएगा, लेकिन जब आएगा तो एक्सेसिवली हैवी आएगा, या कई बार 15-15 दिन में, 20-20 दिन में भी पीरियड आ सकता है। तो ये भी एक कारण है हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का। इसके अलावा कुछ ऐसी हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस।
तो भी ओव्यूलेशन में डिसफंक्शन हो सकता है और पीरियड हैवी हो सकता है। तो जो ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन रिलेटेड कारण हैं जिनको ज्यादातर हार्मोन्स की प्रॉब्लम से रिलेट किया जाता है वो इस कैटेगरी में आते हैं। आजकल बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें भी हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हैवी ब्लीडिंग दिख सकती है, तो ये भी इसी कैटेगरी में आता है। इसके बाद हम कुछ ऐसे कारण देखेंगे जो कि यूट्रस की लाइनिंग में कुछ इन्फेक्शन हो गए, एंडोमेट्रियम रिलेटेड जो रीजंस होते हैं। समझ लीजिए कोई यूट्रस में इन्फेक्शन की वजह से, जिसे हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बोलते हैं, जो अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वेजाइना में, सर्विक्स में इन्फेक्शन की वजह से हैवी ब्लीडिंग दिख सकती है। इसको इस कैटेगरी में डाला जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट कारण में जिसे हम कहते हैं आयाट्रोजेनिक। आयाट्रोजेनिक का मतलब है कि कोई दवा अगर पेशेंट ले रही है या द पेशेंट इज ऑन सम मेडिकल ट्रीटमेंट एंड द मेडिसिन इंटरफेयर्स विद द मेंसेस, और उस मेडिसिन की वजह से पेशेंट हैवी पीरियड्स लेकर आती है। इसका बहुत कॉमन कारण होता है, कई बार कुछ लेडीज ओरल पिल्स पर होती हैं या स्टीरॉइड्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पर होती हैं जिनको हम गोनाडल स्टीरॉइड्स बोलते हैं, तो इनसे भी कई बार ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार कुछ गायनेकोलॉजिस्ट किसी कारणवश प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ट्रीटमेंट देते हैं, तो कंटिन्यूअस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की ट्रीटमेंट से भी ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग या हैवी ब्लीडिंग कई बार हो सकती है। इसके अलावा कुछ लेडीज को कई बार हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स की वजह से कुछ एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स चालू करी जाती हैं जिनसे भी थोड़ी हैवी ब्लीडिंग नोटिस हो सकती है। चौथा कारण इस कैटेगरी में आता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, यानी जिसे बोलचाल की भाषा में कॉपर टी कहा जाता है। तो जब ये अंदर यूट्रस के प्लेस करी जाती है तो कुछ लेडीज को हैवी ब्लीडिंग एक्सपीरियंस हो सकती है। अब आते हैं लास्ट कैटेगरी, यानी इस कैटेगरी में कुछ ऐसी रेयर चीजें प्लेस करी गई हैं जो हैवी ब्लीडिंग कॉज कर सकती हैं, जिनका बहुत ज्यादा कॉमन अकरेंस नहीं है। इसमें फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आता है जैसे एवी मैल्फॉर्मेशंस, यानी यूट्रस की अंदर लाइनिंग के नीचे अगर नसों में जो ब्लड सप्लाई जो हो रहा है उनमें कुछ गड़बड़ी हो जाए, उसकी वजह से ब्लीडिंग हैवी हो जाए। या फिर कई बार किसी लेडीज में जैसे 1 या 2 सिजेरियन हो जाते हैं, तो सिजेरियन स्कार, जो सिजेरियन वाली जगह है वहां से उस जगह पर ब्लड इकट्ठा होकर कंटिन्यूअस स्पॉटिंग करता है, तो इसे भी सिजेरियन स्कार डिफेक्ट यानी लास्ट कैटेगरी में डाला जाता है, जो कि रेयर कॉजेस या अनडिफाइंड और इल डिफाइंड कॉजेस हैं। तो ये तो हो गए कॉजेस ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। एक बार बहुत क्विकली रिकैप अगर करेंगे तो देखते हैं, पहला कारण हो गया पॉलिप, सेकंड हो गया यूट्रस जनरली बड़ा होना, एडेनोमायोसिस। तीसरा कारण हुआ फाइब्रॉइड्स, वेरी वेरी कॉमन कॉज ऑफ हैवी ब्लीडिंग। चौथा कारण हो गया एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम या मैलिग्नेंसी, यानी कैंसर का भी कई बार मेन जो लक्षण होता है वो होता है हैवी पीरियड्स। ये 4 मेन कैटेगरी हो गई। इसके अलावा जो अलग कैटेगरीज में आते हैं उसमें जो कॉमन है वो है ओव्यूलेशन डिसफंक्शन, यानी हॉर्मोन्स रिलेटेड जो इम्बैलेंस की वजह से जब अंडबीज नहीं टाइम पर फूटता है तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से लेडीज कॉमनली आती हैं हैवी ब्लीडिंग लेकर। इसमें पीसीओडी की लेडीज और थायराइड प्रॉब्लम वाली लेडीज काफी कॉमन है। फिर कुछ ब्लड में ऐसी रेयर प्रॉब्लम्स जो कि ज्यादा कॉमन नहीं है बट दे डू रन इन सर्टेन फैमिलीज, तो ये वाले जो ब्लड में जो क्लॉटिंग नहीं होती अच्छी तरह से, वो वाले कारण। बात याद रखिए कि ऐसे लोग ज्यादातर यंग लेडीज होती हैं, यंग गर्ल्स होती हैं जो हैवी ब्लीडिंग से आती हैं। फिर कुछ दवाइयों की वजह से या ऑलरेडी गायनेक मेडिसिन की वजह से कुछ हैवी ब्लीडिंग्स हो सकती हैं। कॉपर टी या इंट्रायूट्राइन डिवाइस की वजह से कई बार हो सकती है। कुछ पेल्विक इन्फेक्शंस यानी यूट्रस के इन्फेक्शन की वजह से भी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। और फिर फाइनल कैटेगरी में रेयर कॉजेस आते हैं। तो एक बार हमने ये सारा स्पेक्ट्रम ऑफ हैवी ब्लीडिंग देख लिया। अब हम देखते हैं कि किसी लेडी जिसको इनमें से कोई कारण है तो वो कारण की डायग्नोसिस कैसे की जाएगी। तो पहले तो आप अपने सिम्टम्स पहचानिए, इस बात को प्रॉपरली पहचानिए
कि आपको क्या वाकई में हैवी पीरियड्स हैं, जो मैंने पहले लेक्चर में या पहले टॉक में समझाया है कि क्या चिन्ह है, वो पहले एक बार देखिए। फिर गायनेकोलॉजिस्ट के पास विजिट करिए यदि आपको सच में है। गायनेकोलॉजिस्ट जो है आपसे बातचीत करेगी, आपकी हिस्ट्री लेगी, यानी आप सब बातें आपसे पूछ के एक निर्णय लेगी कि हाँ ये इस पेशेंट को वाकई में हैवी ब्लीडिंग है या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, या कई बार सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के तुरंत बाद कुछ लेडीज नोटिस करती हैं कि अरे उनको थोड़ी सी ब्लीडिंग हो गई। इसे हम पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग बोलते हैं। ये भी एक एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है। ऐसी कुछ हिस्ट्री है तो तुरंत आइए। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है तो वो भी एबनॉर्मल है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यदि मेनोपॉज हो गया है और मेनोपॉज के बाद वापस ब्लीडिंग नोटिस करी तो आना डॉक्टर के पास विजिट बहुत ही जरूरी है। क्या क्या चीजें आपके गायनेक विजिट पर करी जाएंगी? सबसे पहले तो एक आपका रूटीन गायनेक एग्जामिनेशन होगा, जिसमें देखा जाएगा कि लोकल एरिया सब ठीक है कि नहीं। सर्विक्स यानी जो यूट्रस का नीचे का भाग होता है उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा। कई बार एक सर्विक्स के कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए पैप स्मीयर की जो टेस्ट होती है, यदि वो नहीं हुई है तो हो सकता है गायनेक वो करे। फिर इसके बाद एक रूटीन सोनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सोनोग्राफी के माध्यम से हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसमें ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको समझाई, जैसे मत्स्य या पॉलिप्स की ग्रोथ आसानी से डिटेक्ट हो जाती है। एडेनोमायोसिस यानी यूट्रस में जो सूजन बोला जाता है बोलचाल की भाषा में, या जो एक यूट्रस का जो टोटल साइज बढ़ जाता है वो डिटेक्ट हो सकता है। अंदर की जो यूट्रस की लाइनिंग है वो बहुत ज्यादा थिक तो नहीं है, एबनॉर्मल तो नहीं दिख रही, ये भी पता लगाया जा सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ओवरी की कंडीशन, कि ओवरी में कोई सिस्ट तो नहीं है, ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन जिससे कोरिलेट करा जा सके, ये सब बातें भी एक सोनोग्राफी के माध्यम से हमको पता चल सकती है। नॉर्मली में सोनोग्राफी काफी सारी इंफॉर्मेशन ऐसी देती है जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट को सही डायग्नोसिस रीच करने में बहुत हेल्प कर सकती है। कभी कभी जब आपके गायनेकोलॉजिस्ट को ऐसा लगता है कि नहीं, द प्रॉब्लम इज मोर कॉम्प्लेक्स और मुझे डिटेल में देखना है कि क्या प्रॉब्लम है, वाकई में ये फाइब्रॉइड है कि बड़ा एडेनोमायोसिस है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, या कभी कभी जब उसको मैलिग्नेंसी का डाउट होता है, जब यूट्रस के कैंसर का डाउट होता है, तो हम एक स्पेशल टेस्ट करवाते हैं और जो कि काफी इंफॉर्मेटिव है, वो है MRI। तो MRI की जांच खाली उन्हीं पेशेंट्स में कराई जाती है जिसमें डायग्नोसिस में डिफिकल्टी आ रही हो, या फिर थोड़ा सीरियस डायग्नोसिस मैलिग्नेंसी वगैरह का डाउट हो। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक एग्जामिनेशंस होते हैं ब्लड के। तो नॉर्मल ब्लड का तो सभी लोगों को एडवाइस किया जाएगा। जो CBC या कंप्लीट ब्लड काउंट, प्लेटलेट्स की वैल्यू कितनी है वो उसी में पता चल जाती है। डायबिटीज वगैरह की टेस्ट हो सकती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कई बार थायराइड के हॉर्मोन्स की टेस्ट कराई जाती है टू रूल आउट यानी थायराइड डिसफंक्शन या थायराइड की प्रॉब्लम्स रूल आउट करने के लिए। इसके अलावा कभी कभी जब हम एक PCOD की लेडी देखते हैं तो हम और दूसरे हॉर्मोन्स की भी टेस्ट करवाते हैं। एंड्रोजेंस वगैरह की भी टेस्ट करवाई जा सकती है। ब्लड की और भी कुछ स्पेशल टेस्ट्स होती हैं। कई बार रेयरली जब हम ब्लड डिसऑर्डर्स यानी क्लॉटिंग, जो ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा, उसके लिए फिर स्पेशल ब्लड की टेस्ट्स होती हैं, वो आज हम नहीं डिस्कस करेंगे। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, जिसे कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, यानी जिसमें हम टिश्यू लेकर लैब में भेजते हैं। तो इसमें कॉमनली एक इन्वेस्टिगेशन होता है जिसे कहते हैं DNC या डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज। तो इसमें कुछ नहीं होता, एक सिंपल सा छोटा सा शॉर्ट सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसमें एक छोटे शॉर्ट एनेस्थीसिया में अंदर की जो लाइनिंग है उसको स्क्रैप करके गायनेकोलॉजिस्ट लैब में भेजते हैं देखने के लिए कि अंदर की लाइनिंग में कोई खराब चेंजेस, हाइपोप्लेजिया या कैंसर के चेंजेस तो नहीं है। आजकल कई बार हम विदाउट एनेस्थीसिया भी एक ऑफिस बायोप्सी अंदर की लाइनिंग की लेते हैं टू डायग्नोज द सेम थिंग। इसके अलावा
एक बहुत ही गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है जो कि मैं रूटीनली अपनी प्रैक्टिस में यूज करती हूँ, जिसका नाम है हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी एक स्पेशल दूरबीन की जांच होती है। एक ऐसी दूरबीन या टेलीस्कोप या हिस्टेरोस्कोप जिसे कहते हैं, हम वजाइना के मार्ग से यूट्रस की कैविटी के अंदर डालते हैं और अंदर की लाइनिंग को बारीकी से मैग्निफिकेशन में देखते हैं। छोटी छोटी अंदर की प्रॉब्लम्स इससे बहुत अच्छी तरह से डायग्नोज होते हैं। अर्ली स्टेज का कैंसर भी इससे बहुत अच्छी तरह से टारगेटेड बायोप्सी लेकर डायग्नोज होता है। हिस्टेरोस्कोपी आजकल एक गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है और अब एटलीस्ट मैं अपनी प्रैक्टिस में ब्लाइंड डीएनसी नहीं एडवोकेट करती हूँ। ब्लाइंड डीएनसी में क्या होता है कि जो यूट्रस की जो अंदर की जो लाइनिंग है उसको ब्लाइंडली स्क्रैप किया जाता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो कैंसर कैरिंग एरिया है वो मिस हो जाए। हिस्टेरोस्कोपी जो है वो एक सबसे बेस्ट तरीका है जब हम अपनी आंख से देखकर जो एब्नॉर्मल जगह मिल रही है या लग रही है उसकी हम बायोप्सी ले सकते हैं। कई बार हिस्टेरोस्कोपी के माध्यम से बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स का निवारण या ट्रीटमेंट भी हो जाता है, जैसे सबम्यूकस फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स, ये सब चीजों का पूरा हिस्टेरोस्कोपी से एक्सेशन या रिमूवल आराम से हो जाता है। तो हिस्टेरोस्कोपी इज अ वेरी वेरी डायग्नोस्टिक एज वेल एज समटाइम्स अ क्यूरेटिव टेक्निक। यानी डायग्नोसिस तो होती ही है उसी समय, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का उसी टाइम पर 100% क्योर भी हो सकता है। तो हिस्टेरोस्कोपी पर मैं थोड़ा जोर देना चाहूंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉट टू मिस इन्वेस्टिगेशन है। कई बार हम हिस्टेरोस्कोपी विदाउट एनेस्थीसिया भी करते हैं। जैसे आप नॉर्मल चेकअप के लिए गायनेक एग्जामिनेशन के लिए आते हैं, वैसे ही हम इसको ऑफिस हिस्टेरोस्कोपी कहते हैं। इसमें कोई पेन नहीं होता, एक नॉर्मल रूटीन गायनेक एग्जामिनेशन की तरह भी ये हिस्टेरोस्कोपी डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम करी जा सकती है। तो ये तो हो गए क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि रूटीनली एक हेवी ब्लीडिंग को ट्रबल शूट करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस करेगा। अब ट्रीटमेंट जो है उस पर बहुत ज्यादा बातचीत करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑब्वियसली आप समझ रहे होंगे कि जो कारण निकला है उसके ऊपर बेस्ड होता है। यदि पॉलिप है तो पॉलिप को रिमूव करना और उसकी बायोप्सी के लिए उसको भेजना जरूरी है। यदि एडिनोमायोसिस है तो फिर उसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है, किस एज की लेडी है, आगे प्रेगनेंसी चाहिए नहीं चाहिए और कितनी हैवी उसको ब्लीडिंग है, उस हिसाब से एडिनोमायोसिस का ट्रीटमेंट होता है। अगेन फाइब्रॉइड्स जो बहुत हैवी ब्लीडिंग कॉज कर रहे हैं उनके लिए रिमूवल यानी सबम्यूकस है तो हिस्टेरोस्कोपी से रिमूवल, और अगर कभी कभी लैप्रोस्कोपी से भी हम रिमूवल करते हैं। कभी कभी अगर बहुत फाइब्रॉइड्स हैं, फैमिली कंप्लीट है, लेडी की एज 45 के अराउंड ऊपर है, तो कभी कभी यूट्रस का रिमूवल भी एडवाइस किया जा सकता है। तो ये एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स needs, requirements and condition. So treatment is according to the condition that has been diagnosed. यदि कैंसर है तो obviously she will need a complete treatment, जिसे हम रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं यूट्रस के कैंसर के लिए। एंड इसके अलावा अगर कुछ मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उनको ट्रबल शूट करना, मेडिसिन की डोज ऑल्टर करना या मेडिसिन बंद करना, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन यूज करना। ब्लड रिलेटेड फैमिलियल डिसऑर्डर्स हैं तो फिर उसके लिए तो बिल्कुल अलग ही ट्रीटमेंट डायरेक्टिव्स होते हैं। इसके अलावा ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन है तो हॉर्मोन्स का बैलेंस वापस रीस्टैब्लिश करना, यही एक टोटल ओवरऑल ट्रीटमेंट का एक एम या उद्देश्य होता है। तो आज हमने कॉजेज ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्विकली देखे, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस रेलेवेंट हैं अगर किसी लेडी को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है ये देखें, और हमने फाइनली देखा कि एकदम ब्रीफली कि क्या ट्रीटमेंट्स कॉज रिलेटेड एक गायनेकोलॉजिस्ट आपको ऑफर करेगा। इसके बाद आज का तो ये टॉपिक हम आज यहीं पर बंद करते हैं। इसके अलावा हम एक नेक्स्ट सेशन में वी विल स्टार्ट अ सीरीज ऑन मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब पीरियड्स का बंद होने का टाइम, और ये जो है ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है
जो एक रेंज होती है, कोई एक पर्टिकुलर एज नहीं होती मेनोपॉज, रादर पेरीमेनोपॉजल चेंजेस और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इस पर हम एक सीरीज शुरू करेंगे। जो पेरीमेनोपॉजल पीरियड है वो एक नॉर्मली जो मेनोपॉज का टाइम है उससे 8 से 10 महीने पहले ही शुरू हो जाता है और पीरियड बंद होने के 1 साल बाद तक ये एज पेरीमेनोपॉजल पीरियड की चलती रहती है। तो इस एज में लेडीज को काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, ब्लीडिंग रिलेटेड इश्यूज आते हैं जो कि आज डिस्कस हो गए हैं। बाकी प्रॉब्लम्स हम अगले सीरीज ऑफ टॉक्स में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट सीरीज हमारी मेनोपॉज पर होगी। आई होप कि आज की टॉक आपको बेनिफिशियल लगे, आपके लिए लाभदायक हो और इसी के साथ आई एम टेकिंग लीव टुडे। थैंक यू। साइनिंग आउट, डॉक्टर शिंजनी।